नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे और साथ ही दोस्तों इसका जो वेतमान क्या है यानी सैलरी क्या है और क्या कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, साथ ही जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या कुछ होना चाहिए और हम इसकी भर्ती प्रक्रिया में कितने मार्क्स कहाँ से यानी कितने मार्क्स में कट ऑफ बनेगी, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर भी आपको यदि दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भर्ती थी ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी और 10 जून से इसके फॉर्म रीओपन होंगे। तो आप या तो SSO ID से आप खुद सबमिट कर सकते हैं या फिर जो ई मित्र है वहाँ पर जाकर आप ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी योग्यता या पात्रता के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या कुछ योग्यता है, यानी जो होमगार्ड भर्ती है इसके लिए क्या कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों एक तो अभ्यर्थी है संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक होगा, यानी उसी जिले में सबमिट कर पाएगा जिस जिले का वो निवासी है। तो इसके लिए एक तो आपको उसी जिले से होना आवश्यक है और आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र सीमा गृह रक्षा कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया है, यानी आप जहाँ से भी आवेदन कर रहे हो वहाँ के क्षेत्र से, यानी आपको उस तहसील से आपका कोई भी वहाँ का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या तो आपका मूल निवास जैसे यहाँ दिया हुआ है, यानी गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील नगरपालिका क्षेत्र के वर्तमान पते पर कम से कम आपको 3 वर्ष के निवास करने का कोई भी दस्तावेज अनिवार्य है, जिसमें आप उपखंड अधिकारी तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो चलेगा। यानी आपको आप जहाँ से फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ का आपके पास मूल निवास या फिर निवास का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। फिर है शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में आपको केवल 8वीं पास या 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यानी 8वीं पास और जिस जिले से आप सबमिट कर रहे हैं वहाँ के आप मूल निवास होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके बाद हम आयु सीमा की बात करते हैं। दोस्तों एक आयु सीमा है वो न्यूनतम यानी आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से, यानी इससे 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो आयु की गणना है अभी तक इन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसमें 1/4/2020 दे रखी है, लेकिन दोस्तों जो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुई है तो शायद ये 1 जुलाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 1/4/2020 ये दिया हुआ है कि 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम या फिर 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी आवेदक है या आवेदिका उसका जन्म 1/4/2002 के बाद और 2/4/1985 के पूर्व ना हुआ हो, यानी इसके बीच जिसका जन्म हुआ हो वो ही सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद जो वेतमान है या सैलरी है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए एक तो जो सैलरी है, क्योंकि गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, यानी जो होमगार्ड है वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता, केवल 5 वर्ष के लिए इसको भर्ती किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो चयनित स्वयं सेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है और 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्त का प्रावधान है, यानी अधिकतम 10 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति होमगार्ड रह सकता है। तो ये एक तो सरकारी कर्मचारी नहीं होता और 5 वर्ष के लिए जो भी होमगार्ड की भर्ती है वो 5 वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है और उसको 5 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम एक तो 10 वर्ष तक वो होमगार्ड रह सकता है। और जो वेतमान है वो दोस्तों 693 रुपये प्रति दिवस यानी पर डे के हिसाब से 693 रुपये दे होगा। तो आपको जो सैलरी है वो 693 रुपये पर डे के हिसाब से दे होगी। और अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड। दोस्तों ये शारीरिक मापदंड है जो सबसे पहले आपका ये होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपके विशेष योग्यता हैं, जैसे NCC या खेल का सर्टिफिकेट, उनके अंक होंगे, हम बात करेंगे अभी आगे। तो एक तो सबसे पहले ये जो शारीरिक मापदंड है इसमें एक तो ऊंचाई और सीने इसका और साथ ही वजन का माप होगा। अब इसमें एक तो सामान्य क्षेत्र और ये 12 जिले जो शहरिया क्षेत्र है उसके जो मेल कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट उनके लिए अलग अलग है। सबसे पहले हम
सामान्य क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनमें ऊंचाई की बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर ये ऊंचाई होनी चाहिए। और जो सामान्य क्षेत्र का पुरुष कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट है उसका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए कम से कम। उसका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चेस्ट या सीना होना चाहिए, ये पुरुष कैंडिडेट के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए चेस्ट लागू है नहीं। और महिला है, सामान्य क्षेत्र की महिला, उसकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो महिला कैंडिडेट है सामान्य क्षेत्र की, उसका वजन है वो 47.5 kg होना चाहिए, यानी 47.5 kg उसका न्यूनतम वजन होना चाहिए। ये कंपलसरी है जो इसका स्टार्टिंग में वजन या शारीरिक मापदंड होगा, इसमें ये महिला कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए वजन लागू नहीं है। उसके बाद 12 जिले के जो शहरिया क्षेत्र है उसके लिए पुरुष कैंडिडेट की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर, और महिला जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी 145 न्यूनतम इतनी हाइट होनी चाहिए। फिर पुरुष के लिए जो चेस्ट है वो 74 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद है वो 79 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और बिना फुलाए 74। महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है। और जो वजन की बात करते हैं तो जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं उनका वजन 43 kg न्यूनतम होना चाहिए। फिर हम ये शारीरिक मापदंड की बात करें, इसके बाद जो सब नेक्स्ट प्रक्रिया है वो है फिजिकल, यानी सबसे पहले ये शारीरिक मापदंड होगा, इसका कोई अंक नहीं है, जबकि फिजिकल के 30 मार्क्स होंगे। अब सबसे पहले जो अभी आपको ऊपर बताया ये प्रथम चरण, यानी सबसे पहले ये होगा जिसमें शारीरिक मापतोल परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएसटी बोलते हैं जिसको, ये होगा सबसे पहले जो अभी आपको बताया, जिसमें हाइट, चेस्ट और वजन, ये आपको किसी भी सरकारी डॉक्टर जो वहाँ कमेटी में बैठा होगा उसके सामने आपका ये परीक्षण होगा। और जो यदि परीक्षण में कोई भी डाउट रहता है या जिसको अयोग्य घोषित किया जाता है, वो कैंडिडेट 500 रुपये की फीस करवा के दोबारा अपना टेस्ट करवा सकता है, यानी मापदंड वो दोबारा करवा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो दोस्तों फिजिकल की होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा और या फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी होती है, ये सेकंड चरण होगा। यानी सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें हाइट, चेस्ट, वजन होगा, उसके बाद दूसरा होगा वो फिजिकल होगा। अब फिजिकल में दोस्तों ये फिजिकल 30 मार्क्स का होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल में केवल एक इवेंट है दौड़, महिलाओं के लिए 800 मीटर है और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। शारीरिक मापतोल में योग्य पाए जाने पर, यानी जो हाइट, चेस्ट और वजन में जो क्लियर करेंगे उसके वही कैंडिडेट शारीरिक दक्षता में भाग ले पाएंगे, और इसमें केवल दौड़ होगी। अब हम बात करते हैं कि दौड़ में क्या कुछ होगा। दौड़ में एक तो दोस्तों जो महिला कैंडिडेट है उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि महिला अभ्यर्थी हैं जो शारीरिक दक्षता के समय गर्भवती हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो भाग नहीं लें। यदि वो भाग लेती हैं तो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगी। इनके लिए कोई अलग से चांस या कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल है उस फिजिकल में केवल एक इवेंट होगा दौड़, और वो 30 मार्क्स का होगा, यानी दौड़ है वो 30 अंकों की होगी। उसमें जो पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 800 मीटर की। और इनमें भी जो अलग अलग टाइम में करता है उनके लिए अलग अलग मार्क्स होंगे। जो दोस्तों 3 मिनट और 10 सेकेंड तक कर पाता है या इससे कम समय में करता है उसको पूरे अंक दिए जाएंगे, और जो 3 मिनट 20 सेकेंड तक कर पाता है यानी उनको 23 अंक मिलेंगे, और जो कैंडिडेट 3 मिनट 40 सेकेंड तक कर पाता है तो उसको 15 अंक दिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार दौड़ में अंकों का डिवीजन किया गया है। फिर महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो दोस्तों महिला कैंडिडेट की 800 मीटर की रेस होगी, और इसमें जो महिला कैंडिडेट 3 मिनट 15 सेकेंड में कर पाएगी इस दौड़ को उसको 30 अंक पूरे में पूरे दिए जाएंगे, जो 3 मिनट 15 सेकेंड से कम में करेगी। और जो महिला कैंडिडेट 3 मिनट 40 सेकेंड तक करेगी उसको 23 अंक प्रदान किए जाएंगे। और
जो लास्ट में है 4 मिनट 30 सेकंड तक जो रेस कर पाएगी उसको 15 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार इसमें भी कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोबारा शारीरिक दक्षता में दौड़ हेतु केवल एक ही चांस होगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अपील दायर करने का अवसर, इसमें कोई भी हम अपील नहीं लगा सकते कि मेरी दौड़ किसी कारण से नहीं हो पाई, इसमें कोई। और साथ ही दोस्तों, जो उक्त शारीरिक परीक्षा में निर्धारित समय में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी यानी या फिर न्यूनतम 15 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण मानते हुए नामांकन की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी आपको यहाँ 15 अंक तो कम से कम लाना आवश्यक है। यदि आप दौड़ में 15 से कम अंक ला रहे हैं, यानी इस टाइम से कम और अधिक टाइम ले रहे हैं, तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा और आप नेक्स्ट जो इसका है प्रोसीजर उसके लिए सिलेक्ट नहीं होगा, या यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको न्यूनतम 15 मार्क्स इसमें लाना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो दोस्तों होगा 20 मार्क्स का होगा, और इसमें ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें केवल आपकी विशेष योग्यता, जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, अलग अलग योग्यता हैं, तो वो बात करते हैं क्या क्या। ये तीसरा चरण होगा, इसमें 20 अंक का होगा। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एनसीसी है, एनसीसी का जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट वाले को 8 अंक मिलेंगे, और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 6 अंक मिलेंगे, और जो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उसको 4 अंक मिलेंगे। इस प्रकार ये अंकों का डिवीजन है। और जिसके पास जो कंप्यूटर का RSCIT या फिर अन्य कोई इनमें दिया हुआ कोर्स है, तो दोस्तों उसके 3 अंक मिलेंगे। एनसीसी के 8 अंक है, और जो कंप्यूटर कोर्स है RSCIT वगैरह, उनके लिए 3 अंक है। साथ में जिसके पास इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, वेल्डिंग या फिर मोटर गाड़ी मैकेनिक वगैरह, जो भी IT संबंधित इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके 2 अंक मिलेंगे। और फिर है आपके पास कोई भी खेल से संबंधित जो कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लो आप राष्ट्रीय स्तर का आपके पास खेल से संबंधित सर्टिफिकेट है, उसका 4 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर का है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। और या फिर आपके पास स्काउट प्रमाण पत्र है, जिसमें एक तो राष्ट्रपति पुरस्कार है तो 5 अंक, यदि राज्य पुरस्कार है तो उसमें 3 अंक, और तृतीय सोपान से जो उत्तीर्ण हुआ है उसको 2 अंक। इस प्रकार अधिकतम यहाँ 5 अंक मिलेंगे, और खेलों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर का है तो 4 अंक मिलेंगे। फिर आपके पास या तो हल्का या भारी जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके अधिकतम 3 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास भारी मोटर वाहन चालक का जो लाइसेंस है उसको 3 अंक, और जिनके पास लाइट मोटर वाहन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार इसमें अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। यहाँ हम इनको टोटल कर रहे हैं तो ये 25 हो रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं तो आपको ये नहीं है कि 25 मिलेंगे, आपको केवल अधिकतम 20 मार्क्स इसमें मिलेंगे। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, एक दिया हुआ है, विशेष योग्यता हेतु देय अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी को विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार उपरोक्त श्रेणियों में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र के अंकों ही गणनीय होंगे। तो आपको अधिकतम इसमें 20 अंक मिलेंगे। और जैसे आपके पास ये सर्टिफिकेट है एनसीसी के ABC तीनों है, तो ये नहीं है कि 8 6 14 + 4 18 ये मिलेंगे, ऐसा नहीं है। केवल इसमें अधिकतम आपको सी सर्टिफिकेट के ही 8 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार इसमें अधिकतम जो विशेष योग्यता है उसमें अधिकतम 20 अंक मिलेंगे, और टोटल जो भर्ती प्रक्रिया वो 50 में से मेरिट बनेगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है नामांकन हेतु अंक गणना, यानी जो वरीयता है या जो फाइनल मेरिट है वो किस आधार पे बनेगी। दोस्तों इसमें परीक्षा के सभी चरणों में कुल 50 अंक होंगे। आपको बता दिया, एक तो शारीरिक दक्षता जो फिजिकल है, दौड़ है, उसके होंगे 30 अंक, और जो विशेष योग्यता आपके पास जो सर्टिफिकेट है उनके होंगे अधिकतम 20 अंक। इस प्रकार टोटल योग हो गया 50। 50 में से ये मेरिट यहाँ बनेगी। 50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता में न्यूनतम 50% यानी आपके फिजिकल में 15 नंबर होना जरूरी है, और कुल अंकों में कम से कम 40% यानी जो कुल अंक हैं उनमें कम से कम आपके 20 अंक आना आवश्यक है। उसके बाद
नामांकन जो चयन सूची है, लास्ट में चयन सूची किस हिसाब से बनेगी? नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित दौड़ और विशेष योग्यता में अंक दिए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार की जाएगी, यानी इस आधार पर ही जो उपरोक्त दोनों थी, विशेष योग्यता और जो फिजिकल, उसके आधार पर आपकी जो मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद मेरिट में भी यदि आपके समान अंक आते हैं, मान लो ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनमें 5 या 2 कितने भी कैंडिडेट हो गए जिनके लास्ट में समान अंक, तो आप देख सकते हैं उनमें केवल जो जिसकी उम्र अधिक है उसी को वरीयता दी जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांकों के मामलों में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी आपके मान लो सेम अंक आ रहे हैं कितने भी कैंडिडेट के, तो उसमें उम्र के हिसाब से लिया जाएगा, जिसकी उम्र फालतू होगी अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार प्राप्तांक आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, और शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यदि तत्पश्चात भी प्राप्तांक समान रहे तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। फिर उसके बाद में है जो स्वास्थ्य यानी मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट की भी आप अपील वगैरह कर सकते हैं। यदि अयोग्य ठहराते हैं तो वहीं एक कमेटी गठित होगी और वहाँ आप दोबारा अपील कर सकते हैं। और जो लास्ट में है स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्सों का एक तो प्रमाण पत्र उनका सत्यापन, और जो चरित्र प्रमाण पत्र है इनके सत्यापन वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी प्रक्रिया होंगी। और दोस्तों फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार आपको दी हुई जानकारी अच्छी या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।